जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। स्वागत है आपका जे डिफेंस वॉरियर्स में। और हम करने वाले हैं एनडीए 2022 की प्रिपेयरिंग और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पॉलिटी। ठीक है, तो कल हमने क्या बात करी थी? कल हमने यही बात करी थी कि हमें बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी है और क्या हमें एनडीए एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि हमारा एनडीए एग्जाम आने वाला है। तो हमें हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, स्ट्रगल और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपना एनडीए एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। ठीक है, तो जो कल हमने पढ़ा था, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था एट्रॉनी ऑफ जनरल पढ़ा था, है ना? हाँ, कल हमने एट्रॉनी ऑफ जनरल पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के तो बारे में आपको सबको पता होगा, बट उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, देन उसे शेयर करना है। ठीक है, जितने से जितने स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे और जितने से जितने ज़्यादा स्टूडेंट मतलब कि इंटरेस्ट लेंगे इस चीज़ में, तो उनका क्या है ना, उनको अंदर ही एक तरह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा। स्टूडेंट ही नहीं, ये तो नॉर्मल नॉलेज की चीज़ है, ये सबको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए लाइफ, बिकॉज ये एक मतलब कोई भी क्वेश्चंस कहीं भी पूछे जा सकते हैं, जो मतलब ये कंपटीशन की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं या इंटरव्यू की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, कुछ भी हो, चाहे वो एसएसबी के कैंडिडेट ही क्यों ना हो, क्योंकि क्वेश्चंस हर जगह कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, पार्लियामेंट वगैरह ये सब न्यूज़ में चलता रहता है। ठीक है, तो इसकी नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो सच में आपको अगर हेल्पफुल लगी, ठीक है, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ठीक है, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम तो आपके साथ ऑल्सो सपोर्टेड ऑल ओवर स्टूडेंट, बट यू आप हमें सपोर्ट करो और हम आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम तो आपको ऑलवेज सपोर्ट करते रहेंगे, बस आपको मोटिवेट भी करेंगे, बट आपको तो खुद सेल्फ होना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। टाइम मैनेजमेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ पार्ट। ओके, चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो पार्लियामेंट है। ठीक है, अब पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट मीन्स संसद। ठीक है, जो आर्टिकल 79 से 122 में एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब पार्ट फिफ्थ में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फिफ्थ में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फिफ्थ में पार्लियामेंट जो आर्टिकल 79 टू 122 के इसका मतलब इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, ठीक है, पार्लियामेंट के आर्टिकल्स की हमने बात कर ली, आपको ध्यान देना है पार्लियामेंट पार्ट फिफ्थ आर्टिकल 79 122। बट हम थोड़ी सी नॉलेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अगर हम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इंडिया की जितनी भी पार्लियामेंट है उनके तीन पार्ट होते हैं, मतलब थ्री ऑर्गन्स होते हैं, थ्री ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया: प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर हो गया? अब उसी से हम पढ़ रहे हैं जो भी मतलब the parliament consists of the president, the लोक सभा एंड the राज्यसभा। कहने का मतलब है जो राज्यसभा और लोकसभा है उसके शब्द को अपनाया गया है, और भारत के तीन अंग मतलब थ्री ऑर्गन्स ऑफ ए बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि हमारी एक लोकसभा है, राज्यसभा, देन एंड राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड हम बात करते हैं, लोकसभा इज द लोअर हाउस एंड देन राज्यसभा इज द अपर हाउस। जो लोकसभा होती है वो एक लोअर हाउस होती है, मतलब एक निचला सदन होता है, जिसे हम फर्स्ट चैम्बर ऑफ पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा है वो एक अपर हाउस से मतलब कि एक उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा, जिसे हम सेकंड चैम्बर और हाउस ऑफ इल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है, वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा की जो कंपोजिशंस होती है, जो उनका गठन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है? ठीक है, जो जितनी भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की वो बिल्कुल फिक्स होती है 250। ठीक है, 250 होती है, और जिनमें से कि 238 जो मेंबर होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को, और वो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो 12 मेंबर्स होते हैं। ठीक है,
12 मेंबर्स। ये आपका क्लियर हो गया कि राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 2050 एक तरह से फिक्स की गई है, जिनमें से 238 मेंबर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंटिव करते हैं, और जबकि 12 मेंबर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा एक तरह से नॉमिनेट किए जाते हैं, मतलब उनको मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये राज्यसभा से रिलेटेड है। प्रेजेंट में जो राज्यसभा के जो मेंबर है वो 245 मेंबर हैं, जिनमें से कि 229 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, एंड देन 4 की जगह आप 8 कर लीजिएगा। ठीक है, जो 8 मेंबर्स हैं, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंटेड करते हैं, और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा एक तरह से मनोनीत किए जाते हैं, मतलब नॉमिनेट किए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की फोर्थ शेड्यूल मतलब चौथी अनुसूची की बात करें राज्यसभा में, तो इसके लिए जो राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों में एक तरह से सीट का क्या करा गया है, अलोकेशन किया गया है, मतलब सीट का आवंटन का वर्णन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की फोर्थ शेड्यूल में। अगर क्वेश्चंस ये आ जाए आपके आपके उसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्यसभा के लिए यूनियन एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज जो सीटों का अलोकेशन किया गया है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल में किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अलोकेशन ऑफ ए सीट इन द राज्यसभा। ठीक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारे इसकी जो मतलब the representative of state in the Rajya Sabha are elected by the elected member of state legislative assembly. The seat are allotted to the state in the Rajya Sabha on the basis of population. कहने का मतलब है जो भी राज्यसभा की जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में अगर हम अभी राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे बीच में, ठीक है, जो कि 4 स्टेट में हुए थे। अब हम करंट अफेयर की थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि ये इलेक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक आ गया है। तो अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के भी 4 स्टेट में इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, जिसमें कि 4 स्टेट थे, महाराष्ट्र था, एक 2-3 स्टेट और थे। ठीक है, वो स्टेट आपको मुझे कमेंट बॉक्स में डालने हैं। ठीक है, राज्यसभा के जो इलेक्शंस हुए थे अभी फिलहाल हाल ही में हुए हैं, तो उनके स्टेट के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ठीक है, तो जो राज्यसभा के जब इलेक्शन होते हैं सीट्स के, ठीक है, जो स्टेट वाइज होते हैं, जो राज्य में होते हैं, वो किसके बेसिक पे होते हैं, वो पॉपुलेशन के बेसिक पे होते हैं। राज्य में जितनी पॉपुलेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं। और जो राज्यसभा जितने भी राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर मतलब जो मेंबर्स हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव की असेंबली के मेंबर है, वो रिप्रेजेंट करते हैं राज्य के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन्हें क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें द कंपोजिशन ऑफ ए लोकसभा, अगर हम लोकसभा की मतलब एक तरह से कंपोजिशन, जैसे हमने राज्यसभा की कंपोजिशन की बात करी थी, अगर ऐसे ही हम लोकसभा की कंपोजिशन की बात करें, इसमें ये कहा गया है जो लोकसभा की जितनी भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो फिक्स रहती है 552। ठीक है, इनमें से मतलब आउट ऑफ दिस 530 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव करते हैं राज्य स्टेट को, और जो 20 मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं यूनियन टेरिटरीज को, एंड जो 2 मेंबर्स, दो जो मतलब जो एंग्लो इंडिया जो कम्युनिटी है, अगर हम बात करें एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक तरह से नॉमिनेटिव करते हैं, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ of the Lok Sabha is a fixed at a 552. Out of this 530 member are to be the representative of the state, 20 member are to be the representative of the union territory, and the 2 member may be nominated by the president from the Anglo-Indian community। जो हमने बात करी, जो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो 552 होती है। आउट ऑफ दिस 530 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव करते हैं स्टेट को, एंड जो 20 मेंबर होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं यूनियन टेरिटरीज को, और जो 2 मेंबर्स होते हैं, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो 2 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेजेंटली, जो प्रेजेंट में तो लोकसभा में 545 जो मेंबर्स हैं, ठीक है, इनमें से 524 जो मेंबर हैं वो स्टेट से हैं, और जो 19
मेंबर्स है वो यूनियन टेरिटरीज से हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं द वोटिंग एज। जो 61, ये आपको ध्यान रखना है, जो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में ये कहा गया है कि जो एज है, ठीक है, जो एज है वो 21 ईयर से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, जिसमें कि हमें एक वोट देने का अधिकार मिला था, ठीक है। अगर हम बात करें कि वोट देने का अधिकार हमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है, तो वो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक 1988, जिसमें कि एज को घटा दिया गया था, ठीक है, 20 वर्ष से घटाकर 80 वर्ष कर दिया गया था, और हमें वोट देने का एक अधिकार मिल गया था, ठीक है। क्योंकि क्योंकि इसमें जो भारत जितने भी इंडिया के सिटीजन है, जो उनकी जिसकी एज जो है 18 वर्ष से अधिक है, और जिसे संविधान में एक तरह से अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, वो मत देने का अधिकार है, मतलब वो दे सकता है। 18 ईयर्स के जितने भी हैं पर्सन्स, वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन, एक कॉन्स्टिट्यूशन का नाम और बता रही हूँ मैं, ठीक है। 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 2009, ठीक है, 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2009, या ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या किया, इसमें ये था, जो एग्लो इंडियो कम्युनिटी के लोकसभा में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, उनमें से जो राष्ट्रपति 2 मेंबर्स को जो नॉमिनेटेड करते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनमें से एक उपबंध बढ़ा दिया गया था 2020 तक, ठीक है, एक उपबंध बढ़ाया गया था 2020 तक। ये आपको ध्यान रखना है। किससे रिलेटेड है ये नॉमिनेटेड से रिलेटेड है, 95 अमेंडमेंट एक्ट 2009, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस उपबंध को बढ़ा दिया गया था 1960 के बाद, क्योंकि जब जो एग्लो इंडिया कम्युनिटी के जो भी लोकसभा में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, जो 2 मेंबर्स जो राष्ट्रपति के द्वारा इस एंग्लो 2 मेंबर्स जो नॉमिनेटेड किए जाते थे, और जो शुरुआत में मतलब स्टार्टिंग में ये उपबंध जो था, मतलब ये जो डिसीजन था, ठीक है, 1960 तक के लिए था, बट इसे बढ़ा दिया गया। अब जब इसे बढ़ाया गया है, वो बढ़ाया गया था 95 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2009 में। इस डिसीजन को बढ़ा दिया गया, जो 2020 तक कर दिया गया था, जो नॉमिनेटिव थे, जो एंग्लो इंडिया कम्युनिटी से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो हमारा है ड्यूरेशन ऑफ द 2 हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं अपने, ठीक है, जो 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट अगर हम इनकी बात करते हैं, इसमें ये कहा गया है राज्यसभा इसे जो राज्यसभा होती है वो एक परमानेंट बॉडी नहीं होती है, ठीक है, ये तो क्लियर है। जो राज्यसभा होती है वो पार्लियामेंट की एक सदन का ना तो सदस्य नहीं होता, और ना ही वे संसद में बैठता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वो संसद का एक पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो संसद के दोनों सदनों द्वारा जो एक तरह से कोई कुछ भी चीज मतलब कि कुछ चीज मतलब कुछ एक तरह से बिल मान के चलते, ठीक, कोई बिल बनता है, ठीक है, वो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट के ही द्वारा, मतलब कि जब तक कि प्रेसिडेंट उसे नहीं कह देता कि हाँ ये बिल पास हो जाए, जब तक वो बिल पास नहीं हो सकता। चाहे प्रेसिडेंट उसका भले ही उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ना वो संसद की बैठक में बैठता है, लेकिन उस प्रेसिडेंट के ही ऑर्डर से वो बिल जो है वो पास होगा, और उन्हीं के ही अगर उन वो बिल पास नहीं करेंगे तो वो बिल क्या होगा, पास नहीं होगा, ठीक है, ये इसमें है। और अगर हम बात करते हैं राज्यसभा जो होती है वो परमानेंट बॉडी नहीं होती है, और वो एक तरह से मतलब नॉट सब्जेक्ट ऑफ रेजुलेशन, हाउएवर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। मतलब हालांकि जो भी मतलब 1/3 मतलब 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर दूसरे ईयर मतलब रिटायर होते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो इलिजिबल भी होते हैं दोबारा री इलेक्शन के लिए, कि हाँ हम दोबारा री इलेक्शन कर सकते हैं, वो इसके लिए इलिजिबल भी हैं। बट ध्यान रखना, जो राज्यसभा है इज अ परमानेंट बॉडी एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिजुलेशन। जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी है, नॉट सब्जेक्ट टू डिजुलेशन के अलावा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ
इस मामले में जो मतलब जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेरिका के स्थान मतलब अमेरिका की जगह पर जो ब्रिटेन, एक तरह से अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की जितनी भी इसमें राज्यसभा से रिलेटेड लोकसभा से जितनी भी पद्धति है वो आधारित है ब्रिटेन के उसमें, ठीक है, अमेरिका के स्थान पर, जिसमें कि ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट का जो ताज है जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड देन हाउस ऑफ कॉमन्स से मिलकर बना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें राज्यसभा को, ठीक है, राज्यसभा को देखकर, तो लोकसभा इज ए नॉट ए कंटिन्यू चैम्बर। जो लोकसभा है वो कंटिन्यू चैम्बर नहीं है, इट्स अ नॉर्मल टर्म, वो एक नॉर्मल टर्म है 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन। जब वो फर्स्ट मीटिंग की बैठक होती है, ठीक है, लोकसभा की जो फर्स्ट मीटिंग की जो बैठक होती है, और जो इसका मतलब कि एक तरह से हमने बात की इसके नॉर्मल टर्म की, जो इसका नॉर्मल टर्म होता है वो होता है एक तरह से 5 years का, ठीक है, इसमें ये कहा गया है। और हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन और आपको इसमें पढ़ेंगे, लेकिन वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ईटीसी टू बी एन एमपी। इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब एक इंडिया का वो नागरिक होना चाहिए, जो उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए राज्यसभा में 30 years, एंड देन लोकसभा में 25 years होनी चाहिए, ठीक है। और उससे क्या चाहिए, उससे मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पीपल एक 1951 के अकॉर्डिंग उसको एक मतलब पार्लियामेंट को एक क्वालिफिकेशन, पार्लियामेंट के द्वारा एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक्ट 1951 का है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इस एक्ट में ये कहा गया है, ये जो मतलब हम बात करें 1951 की, ये जो एक्ट की बात कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है जो भी मतलब लोकसभा में, ठीक है, जब लोकसभा में हम किसी के मतलब कि वो करते हैं, इलेक्शन होते हैं और उसे हम एक तरह से इलेक्टेड करते, नॉमिनेटेड करते, तो उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य के क्षेत्र में, ठीक है, इलेक्शन मतलब जो निर्वाचन होता है उसका, वो एक तरह से वोट होता है, और उस वोट के अकॉर्डिंग राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए एक अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल 2003 में एक गवर्नमेंट ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए एक बाध्यता बताई थी, और अगर यदि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट, अगर लोकसभा, अगर कोई राज्यसभा की मीटिंग नहीं हो रही है, ठीक है, जब संसद का एक सत्र नहीं चल रहा हो, संसद में दोनों आते पार्लियामेंट, राज्यसभा ने लोकसभा, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो वो क्या करते हैं प्रेसिडेंट, वो एक अध्यादेश जारी कर देता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। जब कोई भी संसद का एक सत्र नहीं चल रहा होता है तो प्रेसिडेंट क्या होता है, वो एक अध्यादेश जारी करता है और लोकसभा को डिसोल्यूशन कर देता है, ठीक है। और जो राष्ट्रपति होता है वो दोनों सदनों का एक तरह से सत्र आहूत करता है और या उनका सत्रभाषण करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सत्र आहूत और सत्रभाषण मीन्स ये है कि डिसोल्यूशन करना, जबकि सत्र नहीं चलता है, मतलब जब उनकी मीटिंग नहीं होती है तब, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और थोड़ा ये आप ना पढ़ लीजिएगा एक बार इसे दोबारा, ठीक है। अगर ये वीडियो सच में आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। हम आपके लिए बहुत और मतलब नई नई चीज लेकर आएंगे, ऐसी बातें नहीं लेकर आएंगे, नई नई चीज आपके आपके लिए आएंगी, ठीक है। और ये जो एक्ट 1951 का, जिसमें कि क्वालिफाइज जो लोकसभा की जो, जब हम लोकसभा में किसी का चुनाव करते हैं, इलेक्शंस होते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन होती है वो 1951 का जो एक्ट है ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर हम डबल मेंबरशिप की बात करते हैं, जो डबल मेंबरशिप होती है, इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन एक समय में, ठीक है, कोई भी पर्सन एक समय में पार्लियामेंट के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। और इस कारण से जो लोकसभा में जितने जो अधिनियम है एक्ट 1951, इसमें इसके बारे में कहा गया है, ठीक है, जैसे लिखा है मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट द सेम टाइम, मतलब वो दोनों पार्लियामेंट्स का एक तरह से मेंबर नहीं हो सकता, डबल मेंबरशिप में, जिसे हम दोहरी सदस्यता बोलते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते थे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, वो कैसे इनका इलेक्शन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा, जो
लोकसभा के स्पीकर इलेक्टेड, मतलब जो अध्यक्ष इलेक्टेड होते हैं लोकसभा के, वो होते हैं एक तरह से अगर हम बात करें लोकसभा के अकॉर्डिंग ही होते हैं, जब लोकसभा की जब बैठक होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहली बैठक के बाद जितने भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और जब अध्यक्ष का स्थान मतलब खाली होता है, ठीक है, जब पोस्ट खाली होती है, तो लोकसभा इस ब्लैंक पोस्ट के लिए किसी भी अदर मेंबर को चुनती है। ठीक है, अदर मेंबर को नॉमिनेटेड करती है। और ये जो होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो एक तरह से लोकसभा के जब स्पीकर को नॉमिनेटेड किया जाता है, तो वो एक डेट डिसाइड करते हैं, मतलब एक डेट फिक्स रख देते हैं कि हाँ, इस डेट को जो लोकसभा है उनके हम स्पीकर डिसाइड कर देंगे। ठीक है, और बट उससे पहले आपको मेरे काम करना है कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो लोकसभा के स्पीकर है वो कौन है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर नहीं पता होगा तब भी डाल दीजिएगा, और पता होगा तब भी डालना होगा। ठीक है, बट बिल्कुल होनेस्टी के साथ। ठीक है, तो हम अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सेकंड टॉपिक है हमारा, द स्पीकर ऑफर हिज रिजाइनेशन टू द डिप्टी स्पीकर एंड ही कैन बी रिमूव by a resolution passed by a majority of a member of Lok Sabha, however only after giving him a 14 days notice। कहने का मतलब है, यदि लोकसभा में जितने भी सदस्य जिन्हें बहुमत मतलब मिलता है, ठीक है, और जब बहुमत उनका मतलब एक तरह से खारिज कर दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कम से कम 14 डेज का एक नोटिस पीरियड होता है। ठीक है, हाल जो जो कि सूचना देने पर ही दिया जाता है, जिसमें कि अध्यक्ष को हटाने के लिए एक विचार एक थिंकिंग होती है कि जो अध्यक्ष है वो एक तरह से पिटासीन नहीं होगा। ठीक है, जिसे कि हम एक होता है हमारा कि जो संसद होते हैं, जो उनके प्रत्येक जितने सदन है, उन्हें एक पिटासीन का अधिकार होता है। और जो 14 डेज की जो जो नोटिस पीरियड है, वो उन्हें क्या होता है कि उन्हें पास नहीं होता है। कहने का मतलब है सूचना ना देने पर उन्हें मतलब दे जब रिजाइन से पहले अगर कोई जाते हैं तो हमें एक नोटिस पीरियड देते हैं। ठीक है, कि हम ये नोटिस पीरियड दे रहे हैं अपना, और हम इस नोटिस पीरियड के बाद अपना वर्क छोड़ देंगे। वो एक तरह से मेजोरिटी होती है जो कि स्पीकर्स या कोई भी मतलब पर्सन होता है उनके लिए, वो नोटिस पीरियड के अकॉर्डिंग अपने एक रिजाइन लेटर दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, आ, एक बार ये जो ना ये आप पढ़ लीजिएगा, ये जो जितनी मतलब जॉइंट सिटिंग की बात, जहाँ ये जो पार्लियामेंट में जो जॉइंट सिटिंग की जो बात हो रही है और जो बिल पास होते हैं, मतलब दो तरीके जो बिल पास होते हैं उनसे रिलेटेड, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं नॉर्मल, अगर हम छोटी सी एक बात करते हैं कि ये तो आगे है लेकिन हम फिर भी बात करेंगे। ठीक है, वो डिसाइड क्या करते हैं, उनका क्या वर्क होता है। ठीक है, हम ये वाला इसकी बात करते हैं। ठीक है, फिफ्थ टॉपिक इसमें ये है कि जो भी जितने भी इसे पढ़ते हैं, ही कैंट वोट इन दियर फर्स्ट इंस्टेंस थ्रो कैन अ वोट इन दियर इवेंट ऑफ a tie when is a removal motion is under consideration, he can take part and speak in the proceeding and can vote as he will but not in the case of a tie, he can't preside in that case, however his motion can be passed by an absolute majority only and can be considered only if it has the support of at least 50 member। ठीक है, ये जो मतलब 15 मेंबर्स की ये जो बात है, ठीक है, इसको अभी हम करते हैं। इसमें ये कहा गया है वे सदन के जीवन मतलब जो मतलब सदन है, ठीक है, वे सदन के जीवन काल में एक पोस्ट धारण करते हैं, और जिसे लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें एक तरह से प्रभावी बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, जिसमें कि जो ये प्रोसेसिंग है, ठीक है, इसकी जो थिंकिंग करना है या उसके बारे में बात करना, कम से कम उसके लिए 15 मेंबर्स का समर्थन जरूरी है। अगर हमें किसी को उसके पोस्ट से हटाना है, तो जिसमें कि हमें 15 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है किसी को पोस्ट से हटाने के लिए। ठीक है, अगर हम फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करें, जो वो होते हैं हमारे जीवी मवलंकर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी मतलब लोकसभा स्पीकर की जो सैलरीज होती है, जो भी मतलब वो कौन करता है, वो पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
और हम बात करते हैं जो बलराम जेखर थे, इन्होंने क्या किया था, ये लोकसभा में बहुत लॉन्ग टाइम तक एक तरह से उन्होंने सरवाइव किया था स्पीकर की पोस्ट पे, मतलब लोकसभा के स्पीकर की पोस्ट पे इन्होंने लॉन्ग टाइम तक एक तरह से मतलब सरवाइव किया था। उनका नाम है बलराम जाखर, मिस्टर बलराम जाखर। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये आप एक बार ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो है इसके द स्पीकर ऑफ द लोकसभा के अध्यक्ष का इलेक्शन क्या होता है, उनके अंदर मतलब क्या क्या भूमिका होती है, क्या उनकी शक्ति होती है, क्या उनके कार्य होते हैं, ठीक है। वो बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। और बस आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको बस बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, मेहनत करनी है, जिससे कि आप अपना एनडी एग्जाम क्लियर कर सको, क्योंकि अब एनडी का एग्जाम आ रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत है। अब वैसे ही अगर हम बात करते हैं डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा की बात करें, जैसे लाइक द स्पीकर, जैसे हम स्पीकर की तरह ही जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसकी तरह ही जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो इन्हीं की तरह ही आल्सो इलेक्टेड बाय द लोकसभा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इट्स सेल्फ फ्रॉम अमोंग्स इट्स अ मेंबर, मतलब इसमें क्या होता है, एक लोकसभा के जितने मेंबर उनके उनके अकॉर्डिंग चुना जाता है, ठीक है। बट हम अगर स्पीकर का जब इलेक्शन करते थे तो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग होता था, और जो लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं वो एक डेट फिक्स करते हैं, डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन की, ठीक है। जिस डेट फिक्स कर देते हैं कि हाँ इस डेट को डिप्टी डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन होंगे और हमें नॉमिनेट करने हैं जो मेंबर्स हैं, ठीक है। और इस जो डिप्टी स्पीकर है, ठीक है, अगर उसे रिजाइन देना होगा तो वो लोकसभा के स्पीकर को रिजाइन लेटर देते हैं, ठीक है। और जो हमारे मधुभूषी अंथनयम आयनगर वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। इनका नाम बहुत बड़ा नाम है इनका, तो हम तो ठीक है इस नाम को एक बार पढ़ लेना, बहुत बड़ा नाम है, हाँ, ठीक है। और ये जो स्पीकर्स की होती है ना वो एक तरह से इनकी जॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि एक तो जब ये मतलब अपने एक तरह से पोस्ट छोड़ते हैं, डिप्टी जो लोकसभा स्पीकर हैं, ठीक है, डिप्टी स्पीकर जो हैं अगर ये अपनी पोस्ट छोड़ते हैं तो उनको एक सदन का सदस्य ना रहने पर वो पोस्ट पर रिजाइन मतलब पोस्ट छोड़ सकते हैं। देन अगर इस जो मतलब अध्यक्ष है, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, उसे अपने सिग्नेचर करके अपना रिजाइन लेटर भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर उनको क्या करते हैं कि लोकसभा के तत्कालीन जो हमने पढ़ा था 14 डेज का जो नोटिस पीरियड पढ़ा था कि वो अपना मतलब एक तरह से सूचना भी दे सकते हैं कि हाँ नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि हाँ मैं 14 डेज के नोटिस पीरियड पे वर्क करूंगा, या मतलब उन्हें बता सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम सीजन ऑफ ए पार्लियामेंट की बात करें, जो हमारा ये जो सीजन ऑफ ए पार्लियामेंट है, ठीक है, अ सीजन ऑफ ए पार्लियामेंट इज द पीरियड स्पेनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ ए हाउस एट इज प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ द लोक सभा, द टाइम पीरियड बिटवीन द prorogation of a house and its assembly in a new season is a called recess. There are usually 3 season, the budget season in the longest and a winter in the shortest, ठीक है। जिसमें कि द बजट सीजन फरवरी टू मई, मॉनसून सीजन जुलाई टू सितंबर, विंटर सीजन नवंबर टू दिसंबर। मतलब एक तरह से एक तो इसमें बजट का सीजन दे रखा है कि जो बजट का सीजन है इज दियर लॉन्गेस्ट एंड योर विंटर इज दियर शॉर्टेज। जो बजट का सीजन होता है एक तो लॉन्गेस्ट होता है, और जो विंटर का जो सीजन होता है वो एक तरह से क्या होता है शॉर्टेस्ट होता है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो हम बात करते हैं बजट से रिलेटेड। जो बजट का सीजन होता है वो तो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, ये तो हमने बात कर ही लिया था। और जो विंटर का होता है वो बहुत शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, अगर जो पार्लियामेंट का जो मतलब पीरियड स्पेनिंग होता है उनके बीच में जो फर्स्ट मीटिंग होती है हाउस में, उससे जो डिसोल्यूशन होते हैं लोकसभा के अकॉर्डिंग, मतलब कि वो एक तरह से विघटित हो जाती है, तो उस टाइम में एक प्रोगेशन होता है जिसे कि हम कहते हैं एक तरह से अवकाश, जैसे होता नहीं है जब हमारी स्कूल की छुट्टी होती है हर संडे को हमें हॉलीडे मिलता है, क्योंकि हमें 6 डेज
मंडे टू सैटरडे हम कॉलेज स्कूल गए और संडे हम देखते हैं यार कब छुट्टी होगी, कब हमें ऑफ मिलेगा, ठीक है, तो उसे हम अवकाश बोल देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल था, बट इस एग्जाम्पल को ना इस पार्लियामेंट में मत लेना, कभी पार्लियामेंट में इस एग्जाम्पल को ले लो कि हाँ यार नहीं ऐसी बात नहीं है कि हम उसमें 6 दिन काम करेंगे और संडे को हमारा अवकाश होगा, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल एक छोटा सा एग्जाम्पल था हॉलीडे को लेकर, अवकाश को लेकर, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, अगर जैसे लोकसभा में कोई डिसोल्यूशन होता है, कोई भी सत्र, जिसे हम सत्र बोलते हैं, सीजन होता है पार्लियामेंट का, वो एक तरह से डिसोल्यूशन हो जाता है, मतलब वो विघटित हो जाता है। अब उस विघटित के अकॉर्डिंग उस टाइम में क्या होता है कि जो उस टाइम में जो रीअसेंबली होती है, वो एक न्यू सीजन को बोलते हैं कि हाँ ये नया सीजन होगा, और जो उस न्यू सीजन को हम कहते हैं एक तरह से अवकाश, ठीक है, कि हाँ ये सभा तो विघटित हो गई, तो हम इसको मतलब इसको ऑफ कर देते हैं, लेकिन अब हम एक नई सत्र की सभा रखेंगे, ठीक है। तो वो इसके अकॉर्डिंग है, और इसी में क्या हो जाता है, जो बजट सीजन होता है वो सबसे लंबा होता है, और जो विंटर सीजन होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, जिसमें कि जो बजट सीजन होता है वो फरवरी टू मई का होता है। फरवरी टू मई से याद आया कि जो हमारा एक बजट सीजन आया था अभी 2022 का, जो कि फाइनेंशियल मिनिस्टर फाइनेंशियल मिनिस्टर मिस सीतारमण ने इन्होंने ये कहा था कि मतलब कहा नहीं था, कहने का मतलब है कि जो फरवरी का मतलब जो बजट है वो 1 फरवरी 2022 को आया था, ठीक है। हमारा जो बजट था 2022 का इतने में आया था 1 फरवरी को, वो फरवरी टू मई का बजट रहता है, ठीक है। अगर हम मॉनसून सीजन की बात करें तो वो जुलाई टू सितंबर का रहता है। अगर हम विंटर सीजन की बात करें नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। विंटर सीजन के मॉनसून सीजन हो गया, बजट सीजन हो गया, ये हमारा एक्सप्लेन हो गया पार्लियामेंट से रिलेटेड, जो पार्लियामेंट के सीजन है कि कब कब पार्लियामेंट का सीजन चल सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ ना आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ठीक है। एक तो आपको 95 वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 याद रखना है, एंड देन आपको 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 90 क्या था वो, 1956 था ना, समथिंग समथिंग, हाँ आई थिंक वो, हाँ सॉरी 1988 था, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें से ना आपको ये जो लोकसभा स्पीकर है, देन राज्यसभा स्पीकर, ये छोटे छोटे नाम आपको याद रखना, और इनके बारे में याद रखना ये क्या क्या वर्क करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, इनका जो एक तरह से एक अधिकतम अंतराल भी होता है, अगर हम पार्लियामेंट की सीजन की बात करते हैं, ठीक है। जो पार्लियामेंट के प्रत्येक सदन को जो राष्ट्रपति एक समय समय पर एक सम्मान जारी करता है, और लेकिन जो जितने पार्लियामेंट के दोनों सत्रों के बीच, ठीक है, एक तरह से अधिकतम अंतराल होता है 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उनका जो अंतराल है बीच में जो गैप है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कहें, मतलब अकॉर्डिंग टू सेकंड वर्ड, जो पार्लियामेंट को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए, मतलब पार्लियामेंट को कम से कम 2 वर्ष में मिलना चाहिए। और जो हमने 3 सत्र तो हमने बता ही दिए हैं। अब इसमें जो है, जो पार्लियामेंट के सत्र की जो फर्स्ट मीटिंग से लेकर जो लोकसभा के मामले में जो डिसोल्यूशन होते हैं उनके मध्य की जो समय विधि है, वो सत्र के दौरान सदन कार्य, जो भी सदन के जितने भी वर्ग है, ठीक है, उनके प्रत्येक दिन का एक सत्र दूसरे सत्र के स्टार्ट होने के मध्य की, मतलब स्टार्ट होने के मीडियम की जो भी मतलब समय विधि है, उसी को हम अवकाश कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात आपको, ठीक है। और संसद में अगर बात करें, संसद का एक सत्र में काफी बैठक होती है, जो मतलब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की सीजन की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी बैठक होती है, बहुत मीटिंग होती है, जिसमें कि प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। एक तो होती है मॉर्निंग की बैठक, जो 11 o'clock से 1 o'clock तक होती है, ठीक है। और जो मतलब आफ्टरनून की, मतलब जो डिनर के बाद की जो मतलब मीटिंग होती है, वो होती है 2 o'clock से 6 o'clock तक, ठीक है। और जो संसद की, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया पार्लियामेंट से रिलेटेड, सारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, अच्छे से स्टडी करनी है, मेहनत करना है, लगन करना है, और अपना एनडीए एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि एनडीए एग्जाम आने वाला है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करो, ठीक है।
कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई बात होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर हमें बताएं कि हाँ हमें यहाँ इस जगह दिक्कत है। अगर आपको कोई इसमें से कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो उस टॉपिक को आप डालो कि हाँ ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपकी फुल हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो। ओके, बाय।